Hello everyone, welcome to Exam Focus by Saurabh. This is the first video on polity. तो polity जो framing of constitution है मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ and taking into account some of the important parts of formation of Indian constitution. So चलिए आगे बढ़ते हैं, questions देखते हैं, जो points है वो देखते हैं. A short review overview जो foundation of Indian constitution है. Constitution का मतलब क्या होता है? देखिए constitution एक सेट ऑफ लॉज कह सकते हैं आप, वो लॉज जो कंट्री को गवर्न करने में काम आए उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो 395 आर्टिकल्स बने थे, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का आर्टिकल था जब फॉर्म हुआ था उनका कॉन्स्टिट्यूशन। तो 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स में थे और इसको डिवाइड किया गया था, और जो आर्टिकल्स हैं 22 पार्ट्स में। बहरहाल आज के समय में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो है 448 प्रेजेंटली, तो ये चेंज होगा और आगे आपको अपडेट होते रहना है। 100th अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट होता है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद ही 448 हुआ, तो 100th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश का वो सॉल्व हुआ, तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के कारण। तो 100th अमेंडमेंट आप याद रखें। नाउ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में पहले देखते हैं। इसे बोलते थे मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिपोर्ट। जो मॉन्टेक थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय इंडिया के, और कैम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर वॉइसरॉय थे, क्योंकि गवर्नर जनरल वॉइसरॉय कहलाते थे बाद में 1857 के बाद, तो उस कैम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको उनको दिया था। तो उस रिपोर्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया, तो वो बातें क्या क्या थी देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी क्या होता है? ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर पे एक प्रोविंस में। तो प्रोविंस को स्टेट बोलते हैं, उस समय प्रोविंस बोला करते थे। तो डायरकी के ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरकी में देखिए सब्जेक्ट हुआ करते थे और वो सब्जेक्ट डिवाइड होते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। तो वो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, खैर कभी मौका मिला तो आपको जरूर बताऊंगा। आपको भी याद रखना है कि डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, और पहली बार जो इलेक्शंस था, फर्स्ट टाइम इलेक्शंस जो कंडक्ट हुए थे, इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर वेर नोन टू द पीपल, क्योंकि लेकिन ये लिमिटेड था जो इलेक्शंस था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये कुछ लोगों के लिए था जो जो नॉलेजेबल थे, जो लिटरेट पीपल थे और जो टैक्स पे करते थे, वैसे लोगों के लिए ये था। तो रेशियो बहुत कम था। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? ऊपरी और निचली सदन। कॉन्सेप्ट ऑफ अपर हाउस और लोअर हाउस। तो लोअर हाउस को बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो अपर हाउस था, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली को आज के समय का लोकसभा बोलते हैं, तो एल से लेजिस्लेटिव, एल से लोकसभा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो देखिए 60 मेंबर्स में से 34 मेंबर इलेक्ट किए गए थे अपर हाउस के लिए, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए 60 में से 34, और वहीं लोअर हाउस के लिए 144 में से 104 इलेक्ट किए गए थे। और अपर हाउस और लोअर हाउस का जो पावर था वो सेम था, सिवाय एक के। जो लोअर हाउस था लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो है वोट कर सकता था बजट के लिए, तो पावर टू वोट फॉर बजट ये था लोअर हाउस के पास। बजट और जो बजट था सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल के लिए वो सेपरेट हो गया था, क्योंकि सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस है, उनको अपना पावर दिया जाने लगा था, तो आज के समय के जैसा। और पीएससी एक्ट ऑफ 1998, तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 1919 का यहाँ पे पास हुआ था। ऑल्दो 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, बट इसका जो एक्ट पास हुआ था वो 1919 में हुआ था। और इंपॉर्टेंट ये था कि उससे पहले जो सर्विस कमीशन अगर आपको करना था तो फिर आपको लंदन से करना पड़ता। एंड आफ्टर दिस 1919 एक्ट जो 1926 में इंप्लीमेंट हुआ, तो इंडिया में सिविल सर्विसेज आदमी कर सकता था। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अदर, 1909 का जो रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। लेकिन जो 1919 का एक्ट आया, इसके अंदर क्रिश्चियंस, सिख्स, जो भी माइनॉरिटी थे, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया। ये भी एक डिवाइड एंड रूल करने का अच्छा तरीका था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है 70% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज है संविधान हमारा, वो यहाँ से लिया गया है, 70% से भी ज्यादा। तो रेसिड्यूरी पावर इसमें था कि वाइसरॉय के पास रहेगा, और जो पावर था वो डिवाइड होगा फेडरल मतलब सेंटर के पास।
और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रोविंसेस और कॉन्करेंट लिस्ट को आज भी कॉन्करेंट लिस्ट ही बोलते हैं। तो और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंस। याद रखिएगा बाइकैमरलिज्म 1990 के एक्ट में बस सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट यहाँ पर आपका जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स थे, वहां पर भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो 6 आउट ऑफ 11 जो प्रोविंसेस थे वहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया, और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये हुआ था हिल्स्टन यंग कमीशन 1926 में, ये सजेस्ट किया गया था और रिकमेंड किया गया था, और ये स्टैब्लिश किया गया 1935 में एट कोलकाता। तो कलकत्ता उसे बोलते थे उस समय 1935 में। 1937 में शिफ्ट कर दिया गया इसे बॉम्बे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हुआ, और उसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो सेट हुआ वो हुआ फेडरल कोर्ट, और वो हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय। और सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर एससी शेड्यूल कास्ट भी इस समय इंप्लीमेंट हुआ था। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके बाद। और कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो क्या था? देखिए ये हुआ था क्लेमेंट एटले के अंदर। ये थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय, और वो चाहते थे कि जो पावर था वो ट्रांसफर करने का समय आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियंस को किया जाए। तो उन्होंने फॉर्मुलेट किया, इनिशिएट किया, और 3 मेंबर की जो ये कमीशन जो कमिटी थी उसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एबी अलेक्जेंडर प्रेजेंट थे। इनके साथ साथ लॉर्ड वेबल भी प्रेजेंट थे। तो वो पार्टिसिपेट, भले वो प्रेजेंट थे बट वो हर सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लॉर्ड वेबल। तो ये 3 जो है मेजर आपको याद रखना है। तो उस समय जो लार्ज पार्टी थी इंडिया की, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनसे ये टॉक्स हेल्ड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुआ, तो फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। और सबसे बड़ी बात, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय प्रेजेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। ओके, 389 मेंबर्स थे। तो 389 मेंबर्स में ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो थे वो 296 मेंबर्स थे, और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 93 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। तो इतने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर थे, और ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि संविधान हमारा बनाने में इनका योगदान है। अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हेल्ड हुआ 9 दिसंबर 1946 को, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। तो शशिदानंद सिन्हा तो सिर्फ 2 दिन के लिए ये प्रेसिडेंट थे, एज बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, ही वाज द प्रेसिडेंट, और शशिदानंद सिन्हा थे प्रेसिडेंट। फिर 11 दिसंबर को मीटिंग हेल्ड हुई, और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया, और SC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। BN रॉय को अपॉइंट किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया, और इसे एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ओवरऑल इट वाज होली एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर हमारा संविधान बनने का काम जो शुरू हुआ, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान बनने में, और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया BR अम्बेडकर को। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया गया, और इस बीच 11 सेशन हुआ था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में 11 सेशन हेल्ड हुआ था। और देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो अलग अलग जो नेता थे उनके पास था। तो ये आप एक बार पॉज करके लिख ले अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर BR अम्बेडकर, और यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंदर था। नाउ These are the important dates. Constitution was adopted on 26 November 1949। तो इस दिन अडॉप्ट किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए आता है बार बार। अडॉप्ट किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। उसी तरह नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम 24 जनवरी, और नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी। इनफैक्ट राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, बिकेम प्रेसिडेंट ऑन 24 जनवरी, नॉट ऑन 26। तो ये आपको याद रखना है, 24 जनवरी को किए थे वो। ओके, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में जो अलग अलग जगहों से जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इंक्लूड किया गया है, कहाँ से क्या लिया गया है,
वो मैं क्वेश्चन के रूप में पुट फॉरवर्ड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोकस, स्टे ट्यून्ड।